गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, है ना। पिछली क्लास में हमने प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा गया है तो उसको घुमाने में कितनी कार्य की गणना की जाती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको लिखा है, माना सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि P द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव E तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते रखा गया है ना। क्या बोलेंगे, माना कि P द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव E तीव्रता, E क्या है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है हमारी, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। एक समान विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र है जहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा तथा परिमाण दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की जो प्रकृति होती है वो परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती है ना। पिछले क्लास में हमने इन सभी के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या कहाँ रखा गया है, ई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। और यदि P और E के बीच का कोण थीटा है तो इस पर प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण है ना। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण क्या था, हमारा ड्राइंग कैसा था, एक समान विद्युत क्षेत्र E था, है ना। और इस पर एक द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग रखे थे। तो क्या है, इस दिशा में एक बलयुग्म QE कार्य करता है, इस दिशा में एक बलयुग्म QE कार्य करता है। दोनों के बल क्या है, दोनों के परिमाण क्या है, बराबर है, किंतु दिशा क्या होती है इसकी विपरीत होती है। अतः इस पर एक बलयुग्म का निर्माण करता है जो द्विध्रुव को क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर घुमा कर लाने का प्रयास करता है। तो इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, टाउ बराबर PE साइन थीटा हम लोग पिछले क्लास में निकाले थे, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद करना है, मान लो इस द्विध्रुव आघूर्ण को, है ना, इस द्विध्रुव आघूर्ण को अल्प कोण, अत्यंत अल्प कोण माने D थीटा, एकदम ना बहुत ही कम D थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो मैं यहाँ इसके आगे लिखता हूँ, आप लोग इतना को लिख लीजिए कॉपी में, है ना। माना कि द्विध्रुव को अल्प कोण D थीटा घुमाने में किया गया कार्य, देखो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टाउ बराबर P साइन थीटा, फिर क्या किए हैं, माना कि द्विध्रुव को अल्प कोण D थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा था कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो हमारा बल कार्य क्या होगा, चूंकि कार्य कोण क्या है, अल्प कोण है, तो हमारा जो कार्य होगा वो भी क्या होगा, अल्प होगा। तो अत्यंत अल्प को हम लोग क्या है, डेल से प्रदर्शित करते हैं, D लिखते हैं उसके आगे में, है ना। तो DW बराबर कार्य बराबर क्या होता है, सूत्र हमारा बल गुणित विस्थापन। तो बल कौन सा बल लग रहा है इस पर, प्रत्यानयन बल लग रहा है, प्रत्यानयन बल। तो यहाँ पे क्या होगा, टाउ प्रत्यानयन बल हो जाएगा, और विस्थापन क्या होगा, बल गुणित विस्थापन होता है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है कार्य का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन फॉर्मूला होता है। तो बल कौन सा है हमारा, बल हमारा है प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, और विस्थापन क्या है हमारा D थीटा।
कितना घुमाए हैं इसको, अल्प को डी थीटा घुमाए हैं, तो विस्थापन कितना हुआ है, डी थीटा विस्थापन हुआ है। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डी डब्ल्यू कार्य है, अल्प कार्य, और विस्थापन कितना हुआ है, डी थीटा, है ना। अब देखिए टाउ का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, टाउ का वैल्यू कितना है हमारा, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। चूंकि यह क्या है, अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य है, जबकि हमको क्या है, पूर्ण घुमाने में किया गया कार्य की क्या है, गणना करना है। तो अब हम लिखते हैं, अब द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग समाकलन का फार्मूला यूज करेंगे, है ना। तो समाकलन कर देते हैं इसका दोनों साइड में थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा समाकलन कहां से, 0 से लेके थीटा तक, है ना। या फिर डायरेक्ट इसको हम लोग कार्य बराबर ये हो जाएगा, अब द्विध्रुव को थीटा को घुमाने में किया गया कार्य, तो ये हमारा हो जाएगा संपूर्ण कार्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो कार्य बराबर इसका समाकलन कर देते हैं डी डब्ल्यू का, तो डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू का यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, कहां से कहां तक ले रहे हैं, 0 से लेके थीटा तक, 0 से लेके थीटा कोण तक इसको घुमाने में किया गया कार्य। तो डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे हमारा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आप लोग को। हम लोग देखते हैं यहां W का जो वैल्यू आया है, वो क्या है, 0 से लेके थीटा तक पी ई साइन थीटा डी थीटा, है ना। तो ये क्या है, ये सब अचर है, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा पी ई 0 से लेके थीटा तक इंटीग्रेशन है किसका, साइन थीटा का, साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला है ये, साइन थीटा का समाकलन होता है, साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन होता है क्या, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण हुआ है साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस, ये आ जाएगा डब्ल्यू का वैल्यू माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा पीई, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लिमिट है, मान लीजिए यहाँ पे ए लिमिट है और बी, ए टू बी, यहाँ पे लिमिट दिया गया है, तो यहाँ पे लिमिट इसका हो जाएगा, यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा होता है ना, और इसका लिमिट होता है नीचे वाला लिमिट और ऊपर वाला लिमिट, है ना। अब इसका लिमिट को हम लोग कैसे लगाते हैं, चूंकि ये माइनस है, तो इसको हम लोग क्या है, माइनस को हटाने के लिए ऊपर नीचे का लिमिट क्या होता है, ऊपर चले जाता है, और ऊपर का लिमिट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, माइनस को हटा दिए, कॉस थीटा,
ये हो जाएगा a बटे b। ये माइनस की जगह माइनस को हटाए हैं तो ये हमारा लिमिट क्या है, एक्सचेंज हो गया है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ गया है। यहाँ पे देखे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लिमिट है 0 से लेके, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे लिमिट को अब रखते हैं, तो ये इसको मैं मिटा देता हूँ। अब लिमिट को पुट आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को हटाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ऊपर का लिमिट नीचे का लिमिट ऊपर और ऊपर का लिमिट नीचे आ जाएगा, तो ये 0 और थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर PE, और ये हो जाएगा, लिमिट को पुट आउट करते हैं तो थीटा के जगह में यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो पहला लिमिट माइनस दूसरा लिमिट, लिमिट को कैसे रखते हैं, लिमिट को रखते हैं पहले का लिमिट माइनस दूसरा लिमिट, तो ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, आपको पता है PE है ना, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू होता है हमारा 1, और ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो यही द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना है। यही क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने पर किया गया कार्य की गणना है। कितना है हमारा, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पे P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और E क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये 1 है, और ये कॉस थीटा, थीटा को भी उसको घुमाए हैं, तो हमें W इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार और देखते हैं, माना कि P द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के साथ रखा गया है। यदि P और E के बीच का कोण थीटा है तो इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण है टाउ बराबर PE sin थीटा। तो माना कि द्विध्रुव को अल्प कोण प्रारंभ में अल्प कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य होगा। हमारा कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन के सूत्र से, तो हमारा अल्प कार्य होगा dw बराबर टाउ d थीटा। टाउ का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट आउट कर दिए हैं। अब द्विध्रुव को पूर्ण कोण d थीटा, द्विध्रुव को पूर्ण कोण थीटा घुमाने में किया गया कार्य, तो हमारा हो जाएगा, ये कार्य क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, क्योंकि यह पूर्ण कार्य के रूप में है। तो W बराबर समीशन ओवर dw, तो dw का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट आउट कर दिए हैं यहाँ से, तो ये P sin थीटा हो जाएगा। और चूंकि ये दोनों कांस्टेंट है, समाकलन के फॉर्मूले से है ना, और समाकलन होगा वो किसके रिस्पेक्ट होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ठीक है। तो ये W हो जाएगा, और समाकलन कहाँ से है, 0 से लेके थीटा तक है ना, और ये PE sin थीटा, sin थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा, और लिमिट है हम लोग रख दिए हैं 0 से लेके थीटा, और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो लिमिट को हम लोग रिवर्स अपोज कर दिए हैं 0 से थीटा है ना। तो ये PE sin थीटा और cos 0, अब लिमिट रखते हैं तो PE cos 0 माइनस cos थीटा, और cos 0 का वैल्यू होता है हमारा 1 और माइनस cos थीटा। तो यही द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। अब हम पढ़ेंगे द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, हमारा द्विध्रुव के ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की
द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है ना। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक परिभाषा आपको और लिखना पड़ेगा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। लिखिए, द्विध्रुव को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा के सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पे हम लोग परिभाषा दे देंगे। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, द्विध्रुव को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब उसके बाद यहां से लेके इतना को लिखना है, माना कि पी द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। यदि पी और ई के बीच का कोण थीटा है तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण है हमारा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। फिर माना कि द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। डी डब्ल्यू बराबर टाउ का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख देंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है ना, यहाँ पे एक करेक्शन कर देते हैं, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थीटा 1 हो जाएगा कार्य। तो ये हो जाएगा W बराबर कहां से कहां तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। DW, तो DW के जगह हम क्या लिखेंगे हम लोग, PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे पहले 0 लिखे थे, उसको क्या लिख लिए हैं हम लोग, थीटा 1, और ये थीटा था उसको क्या लिखे हैं, थीटा 2 लिखे हैं। यहाँ पे देखिए W इज इक्वल टू हो जाएगा PE समीशन ओवर थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका समाकलन कर देते हैं। साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। यहाँ पे लिख दीजिए फॉर्मूला, यहाँ पे साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का डी थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा PE और लिमिट भी लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा थीटा 1 और ये हो जाएगा थीटा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट को हम लोग माइनस को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो ये क्या होगा, नीचे का लिमिट क्या हो जाता है, ऊपर चले जाता है, ऊपर का लिमिट नीचे आ जाता है ना। तो ये हो जाएगा PE, ये माइनस कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा थीटा 1 और ये हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा PE इज इक्वल टू, यहाँ पे W हो जाएगा, W रहेगा, है नहीं, इसमें भी W, इसमें भी W, फिर PE इज इक्वल टू ये हो जाएगा, अब लिमिट को रखते हैं, मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये हो जाएगा cos
थीटा 1 माइनस, पहला लिमिट माइनस दूसरा लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब यहाँ पे आप लोग याद करिए, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को उसके मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य जो है द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो मानक स्थिति किसे कहते हैं? मानक स्थिति उस स्थिति को कहते हैं जहां पे थीटा का वैल्यू होता है वह क्या होता है? π/2 होता है। मानक स्थिति किसे कहते हैं? थीटा का वैल्यू मानक स्थिति से, है ना, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में। तो थीटा 1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा π/2 और थीटा 2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा, सॉरी, थीटा मानक, देखिए मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, मानक स्थिति कौन सा है? ये है मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति क्या है? थीटा 2 है। मानक वर्तमान स्थिति क्या हो जाएगा हमारा? थीटा हो जाएगा, है ना। तो अब ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू PE, थीटा 1 की जगह में यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ मानक थीटा 1 बराबर π/2 तथा थीटा 2 बराबर पाई लेने पे ये क्या है हमारा? मानक स्थिति है ना, मानक स्थिति है। तो ये लेने पे हम cos थीटा के जगह वैल्यू को पुट आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 की जगह हम कितना पुट करना है? थीटा 1 की जगह में π/2 माइनस cos थीटा, ये थीटा क्या है हमारा? वर्तमान स्थिति है। और cos π/2 का वैल्यू कितना होता है? π/2 माने 90 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE, ये हो जाएगा 0 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू 0, मतलब कुछ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ कुछ का भी मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है 0, और PE का माइनस cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा, ठीक है। तो ये जो किया गया कार्य है ना, ये जो किया गया कार्य है वही द्विध्रुव में क्या है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा किससे दर्शाते हैं? U से दर्शाते हैं। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। ये हमारा क्या है? यही द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। ठीक है, समझ आ गया? कुछ नहीं किए हैं, जो पहले वाला न्यूमेरिकल था उसी से हम लोग क्या है इसको आगे, उसमें थीटा 1 और थीटा 2 लिए हैं, फिर थीटा 1 की जगह में हम लोग क्या लिए हैं? थीटा 1 की जगह में हम लोग लिए हैं थीटा, और थीटा 2 की जगह में लिए हैं हम लोग π/2। सॉरी, थीटा 1 की जगह में लिए हैं हम लोग
θ1 की जगह हम लिए हैं π/2 और θ2 के जगह हम लिए हैं हम लोग थीटा, क्योंकि परिभाषा ही देखो, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया जो कार्य होता है वही इस द्विध्रुव में क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब देखते हैं यह कब संतुलन में रहता है और कब असंतुलन में रहता है। समीकरण में देखिए, यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो cos 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस PE, और cos 0 अंश का वैल्यू, तब इसको हम देखें, हम लोग यहाँ से इक्वेशन बनाना चालू कर देते हैं। इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, और जो टाउ जो पहले, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और ये वाला मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3, और ये वाला मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 4। तब cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 हो जाएगा, cos 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1। देखिए समीकरण 4 में हम लोग थीटा बराबर 0 लेते हैं, तब cos थीटा बराबर cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सॉरी cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तब नहीं तो समीकरण 4 कितना हो जाएगा, cos 0, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, हम लोग 1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू PE। तो इस स्थिति में देखिए ये माइनस चिन्ह है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, यह न्यूनतम होगा, न्यूनतम, इस स्थिति में यह क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब यदि देखो, अब यदि थीटा इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं π/2, ये क्या π/2 हमारा क्या होता है, π/2 होता है हमारा मानक स्थिति होता है। π/2 को हम लोग कौन सी स्थिति कहते हैं, π/2 को हम लोग कहते हैं मानक स्थिति। तो थीटा इज इक्वल टू π/2 लेते हैं, तो cos π/2 का वैल्यू कितना होता है हमारा, cos π/2 का वैल्यू होता है 0। तो ठीक है, तो हमारा स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तब समीकरण 4 इसमें cos π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस स्थिति में वह क्या होता है, संतुलन की स्थिति में होता है, स्थायी संतुलन में रहता है, स्थायी संतुलन में। यदि हमारा द्विध्रुव जो है मानक स्थिति में है, तो वह द्विध्रुव क्या होगा, स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, तो यदि थीटा बराबर क्या 180 डिग्री लेते हैं हम लोग, 180, तब cos 180 इज इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है ना। तब समीकरण 4 क्या हो जाएगा हमारा, तब समीकरण 4 कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू -PE, और ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू PE। इस स्थिति में क्या है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो है वह क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। तो जब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है अधिकतम होगा, तो वह स्थायी असंतुलन की अवस्था में होगा, इसको कह सकते हैं हम लोग ओके। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आज हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था
एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, फिर उसी को क्या है हम लोग द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में पढ़े हैं। ठीक है, फिर वह कब न्यूनतम होता है, कब अधिकतम होता है और कब संतुलन की अवस्था में होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब हम चलेंगे विद्युत फ्लक्स की ओर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक